सुना। अब मोस्ट वांटेड की बात। जी हां, तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड से कम नहीं है। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मारा। मौलाना का फार्म हाउस यूपी के शामली जिले में है। क्राइम ब्रांच मौलाना साद के हवाला कनेक्शन की भी जांच कर रही है। जमात की फंडिंग इसी के जरिए होने का शक है। कहा जा रहा है कि मौलाना साद को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आलिशान फार्म हाउस है तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद कांधवी का, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला में स्थित है। मौलाना साद पर अब कसने लगा है सरकार का शिकंजा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज मौलाना साद के इस फार्म हाउस पर छापेमारी की। काफी देर तक पुलिस इस फार्म हाउस की तलाशी लेती रही। हालांकि वहां पर मजदूरों के सिवा पुलिस की टीम को और कोई नहीं मिला। इन मजदूरों ने पुलिस को बताया कि पिछली बार मौलाना साद कब यहां आए थे, ये भी उन्हें याद नहीं। देश भर में जमातियों के कोरोना कांड के बाद मौलाना साद के खिलाफ कई एजेंसियों ने जांच शुरू की है। आज की तारीख में मौलाना साद देश की 4 बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज को नोटिस भेजा और केस दर्ज किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मौलाना साद पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इनकम टैक्स विभाग ने भी मौलाना साद और मरकज के खातों की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच से जानकारी हासिल करने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी मौलाना साद के बारे में पड़ताल कर रही हैं। नेशनल एजेंसियां मौलाना साद और तबलीगी जमात से जुड़े कई सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई हैं। मसलन कि आखिरकार मरकज से जुड़े सदस्यों का खर्चा कौन उठा रहा था। मरकज में जो तबलीगी जमात यहाँ पर धर्म का प्रचार करने आए थे, इनका खर्चा किसने उठाया। विदेशी लोग जो जमात का हिस्सा बने, इनका खर्चा किसने उठाया। आखिरकार इतना बड़ा सम्मेलन जो हुआ, इसका खर्चा किसने संभाला। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त तमाम एजेंसियां इनके जवाब ढूंढने में लगी हुई हैं और उम्मीद है इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही ढूंढ लिए जाएंगे। क्राइम ब्रांच के साथ साथ इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने भी मौलाना साद और उसके करीबियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मरकज को मिलने वाली विदेशी फंडिंग और मौलाना साद के बैंक अकाउंट की जांच शुरू हो चुकी है। मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट और मौलाना के बैंक अकाउंट की मनी ट्रेल पर शक है। सूत्रों के मुताबिक मरकज के अकाउंट्स में अलग अलग देशों से मोटी रकम आई। इसके अलावा विदेशों से हवाला के जरिए भी मोटी रकम मरकज में पहुंची थी। यही वजह है कि दिल्ली समेत तमाम राज्यों में मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को शक है कि मार्च में तबलीगी जमात के इज्तिमा से ठीक पहले मौलाना साद के बैंक अकाउंट में विदेशों से मोटा पैसा आया था। इसलिए तबलीगी जमात के हवाला कारोबारियों से कनेक्शन और विदेशी मुद्रा के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर तक पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है। ऐसे इनपुट हैं कि मरकज को श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तंजानिया, मलेशिया, थाईलैंड, कतर से भी फंड मिले हैं। तबलीगी जमात से जुड़े बैंक खातों की जिम्मेदारी मौलाना साद के बेटे यूसुफ सईद और इलियास की है। तो वहीं तबलीगी जमात में फंडिंग में मौलाना साद के भांजे ओवैस का अहम रोल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि विदेशी फंडिंग से मौलाना साद ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी संपत्ति बना ली। अब तमाम सरकारी एजेंसियां मौलाना साद के काले छिट्टे खोलने में लगी हुई हैं। मौलाना साद के साथ साथ जमातियों पर देश भर में कार्रवाई तेज हो गई है। यूपी ने कोरोना वायरस की सुपर स्प्रेडर जमातियों के लिए 34 जिलों में अस्थायी जेल बना दी है और वजह साफ है। यूपी के सहारनपुर जिले में जमात के सदस्यों के कारण गुरुवार को कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो गया। यहां 24 घंटे में सामने आए कोरोना के सभी 39 मामलों का संबंध जमात से पाया गया। यूपी में सूडान से लेकर इंडोनेशिया तक के जमाती गिरफ्तार किए गए। शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा। विदेशी जमातियों के लिए यूपी में बनी 34 जेल। बुलंदशहर में जेल भेजे गए 45 जमाती। हैदराबाद के क्वारंटीन सेंटर से घर भेजे गए 56 जमाती। भारत में कोरोना के 30% संक्रमण के लिए जिम्मेदार तबलीगी जमात पर देश के अलग अलग राज्यों में शिकंजा कसने लगा है। उत्तर प्रदेश में विदेशी जमातियों को अलग रखने के लिए 34 जिलों में अस्थायी जेल बनाई गई है। इन जेलों में 156 विदेशी जमातियों के साथ तबलीगी जमात के कुल 288 सदस्यों को
कैद करके रखा गया है ताकि वो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में संक्रमण ना फैला सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के 34 जनपदों में अस्थायी जेल पूरी तरीके से बना ली है और इन जेलों में 288 कैदियों को भी रख दिया गया है। दरअसल योगी सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाई हुई है जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है या फिर किसी भी जमातियों को छुपाने में उनकी मदद की हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी जमातियों की इस तरीके से गैर कानूनी मदद करेंगे, सरकार उनको बख्शने के मूड में कतई नहीं है। यही वजह है कि जिन जिन लोगों को और जिन विदेशी लोगों को ऐसी जेलों में भेजा जा रहा है, उनके लिए बाकायदा 34 जनपदों में अस्थायी जेल बना ली गई हैं और ऐसी सभी लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए उनको भेजा जा रहा है हवालात। उत्तर प्रदेश के अकेले बुलंदशहर में तबलीगी जमात के 45 सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। इन सभी को क्वारंटीन में रखा गया था, जिसकी मियाद खत्म होने के बाद आज 16 विदेशी तबलीगी जमातियों समेत 45 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया है। अस्थायी जेल भेजे गए जमातियों के खिलाफ पिछले दिनों वीजा नियमों का उल्लंघन और लॉकडाउन तोड़ने के आरोप हैं। प्रशासन की अपील के बावजूद ये जमाती सामने नहीं आए थे और बुलंदशहर में छुप कर रह रहे थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके जिले के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं इलाहाबाद में 16 जमातियों को छुपाने के आरोप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। प्रोफेसर शाहिद के घर में छुपे 16 विदेशी जमातियों को भी नैनी जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर शाहिद तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद से भी करीबी संबंध है। वो 8 देशों के मुस्लिम संगठनों के संपर्क में थे और चेतावनी के बावजूद कई दिनों तक अपने घर में विदेशी जमातियों को छुपाए रखा। सबसे पहली बात यह है कि कोरोना बीमारी को फैलाने के दिशा में अगर कोई भी कुछ भी करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी प्रावधान है और एपिडेमिक डिसीज एक्ट के में भी प्रावधान है और आईपीसी का भी प्रावधान है। ये पहले सबको सचेत किया गया कि अगर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि विदेश से आते हैं या दूसरे प्रदेशों से यहाँ आते हैं या फिर निजामुद्दीन मरकज़ में शामिल होकर आए हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, इनको अपने आप में मेडिकल चेकअप के लिए आना चाहिए था और खुद क्वारंटाइन होना चाहिए था। तो ऐसा ना करके अगर कोई अपने आप के पहचान छुपाता है या उनके छुपने में मदद करता है कोई आदमी, तो स्वाभाविक है कि अपराध बनेगा और इसमें कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए जिस समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना था, तबलीगी जमात के सदस्यों ने वो नहीं किया। इसके बाद जमातियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में छुपकर इस बीमारी को 23 राज्यों में फैला दिया। अब हर राज्य की सरकार इनके खिलाफ सख्त रुख अपना रही है, जिसमें सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार ने जमातियों को रखने के लिए अलग जेलें भी बना दी है। तबलीगी जमात ने मार्च में दिल्ली में अपना एक इज्तिमा या सम्मेलन किया था और वहीं से जमात ने देश के 23 राज्यों में कोरोना वायरस फैला दिया। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश में सूडान के 10 में से 2 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इससे पहले 16 विदेशी जमातियों को प्रयागराज से गिरफ्तार भी किया गया। यानी भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने में विदेशी जमाती भी शामिल हैं। ऐसे 284 जमातियों को केरल की सरकार अभी भी तलाश रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, ये वो देश हैं जहां के लोग भारत में तबलीगी जमात के इज्तिमे में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। यह इज्तिमा 13 मार्च को शुरू हुआ था, जिसमें हजारों लोग जुटे थे, जबकि दिल्ली सरकार ने सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर 16 मार्च को रोक लगा दी थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद हजारों जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में रुके हुए थे, जो बारी बारी से देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना हो गए। इसकी एक मिसाल यूपी में दिखी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगलवार को अचानक से 10 विदेशी नागरिकों में कोरोना के संक्रमण की तस्दीक हुई तो हड़कंप मच गया। असल में ये सभी अफ्रीकी देश सूडान के नागरिक हैं, जो निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल होकर 19 अप्रैल को सुल्तानपुर लौटे थे। ये सभी लोग 18 मार्च को दिल्ली से इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे। इनमें सूडान के भी 10 नागरिक शामिल थे।
जिन्हें 31 मार्च को ही क्वारंटीन में ले जाया गया था। अब इसमें से एक के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। किलोमीटर दूरी के लिए कंप्लीटली लॉकडाउन स्टेटस में रहेगा। वहाँ सिर्फ आवश्यक सामग्री है, एसेंशियल कमोडिटीज है, वो अंदर अलाउ करेंगे और वो भी जिसको डेजिग्नेट किया गया है वही जाएगा और वही बाहर आएगा। तो ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा सम पॉसिबल कांटेक्ट है उनके साथ, जो सूडानीज के साथ, उन सबको पुलिस प्रशासन और हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए और हमारे जो मेडिकल टीम और हम लोग अब वहां से डिस्पैच करके अब उन लोगों को भी क्वारंटाइन पे पहुंचवाने जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम्स कम से कम 50 मेडिकल टीम को इस एरिया पे हम लोग तैनात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से डोर टू डोर मेडिकल परीक्षण होगी। इससे पहले सुल्तानपुर के पड़ोसी जिले रायबरेली में तबलीगी जमात से जुड़े 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं पास के एक अन्य जिले प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के घर से तबलीगी जमात से जुड़े 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं महाराष्ट्र की सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े 156 लोगों पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। तो केरल सरकार तबलीगी जमात से जुड़े 284 लापता लोगों की तलाश कर रही है। इनके फोन स्विच ऑफ हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में 504 से अधिक जमाती अभी भी क्वारंटीन में हैं। दिल्ली के इस जिले में आए तबलीगी जमात के कई विदेशी नागरिक नेपाल की मस्जिद में छुप कर रहते हुए पकड़े गए थे। तबलीगी जमात के सदस्यों ने देश के किन राज्यों में कोरोना फैलाया, इसका अंदाजा आपको जमात के कोरोना ग्राफ को देखकर लग जाएगा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 85% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं, तो तेलंगाना के लगभग 85% मामलों का संबंध जमात से पाया गया है। दिल्ली के 63% कोरोना पॉजिटिव केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं, तो यूपी के लगभग 60% कोरोना केस जमात से ताल्लुक रखते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वहां के 61% कोरोना मरीजों में संक्रमण का सोर्स जमात के सदस्य ही थे। इसके अलावा असम में कोरोना वायरस के 91% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संक्रमण के 81% मामलों का संबंध तबलीगी जमात से पाया गया है। वहीं झारखंड के 80% कोरोना केस तबलीगी जमात की वजह से हुए। तबलीगी जमात के सदस्यों ने देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाया। इस समय भारत में इस वायरस से संक्रमित जितने भी लोग हैं, उनमें से 30% का संबंध सिंगल सोर्स यानी तबलीगी जमात से है। 378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। जमात के सदस्यों ने न सिर्फ कोरोना वायरस का प्रकोप फैलाया, बल्कि देश के कई क्वारंटीन सेंटर्स में भी हंगामा किया। कई जमातियों के स्वास्थ्य कर्मियों पर थूकने की भी खबरें आई, जिसके बाद अब सरकार ने 1897 के एपिडेमिक डिजीज एक्ट में बदलाव करने वाला अध्यादेश जारी किया। इस बदलाव के बाद डॉक्टरों और नर्सों पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। किसी स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट लगने पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही आरोपी को 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। इस महामारी ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया हुआ है, मगर महामारी को भी मजहब के चश्मे से देखने वाले जमात के सदस्यों ने इसका माखौल बना दिया है। कोरोना कैरियर बने जमातियों से ऐसी सख्ती से ही निपटा जा सकता है। क्वारंटीन सेंटर में तय वक्त पूरा करने के बाद घर जा रहे जमातियों के चेहरे खिले हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं कि मानो क्वारंटीन सेंटर नहीं, उन्हें कैद से आजादी मिल गई हो। हैदराबाद में भी तबलीगी जमात से जुड़े 56 लोगों को आज घर भेज दिया गया। शुरुआत में इन सभी को गांधी हॉस्पिटल में रखा गया था। इन जमातियों की तरफ से शिकायत की गई थी कि अस्पताल में उनकी अच्छी देखभाल नहीं हो रही है, जिसके बाद उन्हें मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद में रख दिया गया था। ये तबलीगी जमात का सेंटर भी है। अब क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद जमातियों और उनके परिजनों को घर भेज दिया गया है। मेरठ में घर जाने की मंजूरी पाने वाले ये जमाती पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से रखे गए थे। ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर से आकर मेरठ जिले की मवाना तहसील में स्थित एक मस्जिद में रुके हुए थे। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने इन सभी को क्वारंटीन सेंटर में ले जाकर रखा और इनके टेस्ट कराए। इनके साथ ही मेरठ के हॉटस्पॉट से लाकर क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों को भी घर जाने की इजाजत दे दी।